बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है नूरुल हुदा शमशुद्दुहा, जिनकी उम्र इस वक्त 39 ईयर्स है, जिनका ताल्लुक़ मालेगांव महाराष्ट्र से है। आइए जानते हैं कि उन पर पुलिस ने कितने झूठे मुकदमात बनाए और किस तरह वो इन मुकदमात से बाइज़्ज़त बरी होकर घर आए। नूरुल हुदा का ताल्लुक़ मालेगांव पावरलूम शहर से है, जो वहाँ पर पावरलूम की एक कंपनी में काम करते हैं। उनकी शादी हो चुकी है, उनके 4 बच्चे हैं। वो 10वीं जमात तक पास थे, लेकिन गिरफ़्तारी के बाद, जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नो से तालीम जारी रखी और बीए पास किया। नूरुल हुदा मालेगांव बम ब्लास्ट केस में गिरफ़्तार किए गए। अक्टूबर 2006 में मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और इसी महीने यानी नवंबर 2011 को नूरुल हुदा को इस केस से बेल मिली थी और उसके 5 साल बाद यानी 2016 में नूरुल हुदा को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। आइए जानते हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस क्या था और किस तरह नूरुल हुदा को उस केस में एटीएस ने फंसाया था। पुलिस की स्टोरी ये है कि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव की मस्जिद और कब्रिस्तान में 3 से 4 बम ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 31 लोग हलाक होते हैं और 312 लोग ज़ख्मी होते हैं। ये ब्लास्ट शब बारात के मौके से जुमा के दिन किया गया था। आप जानते हैं कि जुमा के रोज़ बेशुमार मुसलमान जुमा की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जमा होते हैं और जब जुमा की नमाज अदा की जा रही थी, उस वक्त ठीक 1:50 पर मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर और कब्रिस्तान के अंदर ये धमाके हुए, जिसके नतीजे में कई लोग हलाक हुए। बम ब्लास्ट के बाद कुछ दिन बाद एक नकली बम एक मस्जिद के पास पुलिस बरामद करने का दावा करती है और जिसे डिफ्यूज़ किया जाता है। मालेगांव की लोकल पुलिस और एसआईटी इसकी तफ्तीश करती है और 1 महीने बाद ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को तफ्तीश के लिए दे दिया जाता है। एटीएस जो तफ्तीश करती है उसमें वो दावा करती है कि ये बम ब्लास्ट जो मस्जिद और कब्रिस्तान में हुआ है, इसे मुसलमानों ने किया है और ये मालेगांव के मुसलमानों की कारस्तानी है। एटीएस का दावा है कि ये मुसलमान स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के मेंबर है और सिमी पर बैन लगने के बावजूद ये सिमी के लिए काम करते रहे हैं और अपने नापाक अज़ाइम को तकमील पहुंचाने के लिए ये सरगर्म थे। ब्लास्ट के बाद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन एटीएस इस केस में एमसीओसी मकोका लगाती है और तीनों केसेस को जम करके एक एफआईआर बनाई जाती है और मकोका के तहत इस केस की तफ्तीश की जाती है। इस केस की तफ्तीश के दौरान एटीएस मालेगांव के 9 मुसलमानों को इस केस में मुलजिम बनाती है और गिरफ़्तार करती है, जिनके नाम ये है: नूरुल हुदा शमशुद्दुहा, शब्बीर अहमद मसीहुल्लाह, रईस अहमद, रज्जब अली मंसूरी, डॉक्टर फ़र्रुख इकबाल अहमद मखदूमी, शेख मोहम्मद अली आलम शेर, आसिफ खान बशीर खान, मोहम्मद जाहिद अब्दुल मजीद, अबरार अहमद, ग़ुलाम अहमद। इन अफराद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सेक्शंस के तहत केस बनाया जाता है। जो सेक्शंस लगाई जाती है वो ये है: सेक्शन 302, 307, 326, 325, 324, 379, 212, 295, 121A, 153A, 505, 120B, 34 IPC और सेक्शन 69B ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट, सेक्शन 3 to 6 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, सेक्शन 5 and 6 of the Prevention of Damage to Public Properties Act, section 10, 13, 16, 17, 18, 20 of Unlawful Activity Prevention Act यानी UAPA और सेक्शन 3, 32, 34 ऑफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 यानी मकोका। पुलिस का कहना है कि ये 9 अफराद इस केस में अरेस्ट किए गए और इस केस में 3 और मालेगांव के मुसलमान मुलविस है, जिन्हें पुलिस ने वांटेड करार दिया और जो वांटेड है या मफरूर है, उनके नाम ये है: मुनव्वर अहमद अमीन, रियाज़ अहमद शफ़ी, इश्तियाक अहमद इसहाक।
इन 3 मुसलमानों को इस केस में वांटेड करार दिया गया और जिसके नतीजे में ये तीनों मुसलमान वहाँ से हट गए। पिछले 17-18 सालों से ये केस अदालत में पेंडिंग था। इस केस में बेल मिल चुकी है, इस केस में 9 मुसलमानों को डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन ये 3 मुसलमान जिनको पुलिस ने इस केस में मुलजिम बनाया था, आज भी मालेगांव में नहीं है। वो लोग कहाँ हैं, कैसे है, ज़िंदा है या मुर्दा है, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। अब जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुसलमान मुलव्विस नहीं थे, बल्कि हिंदू दहशतगर्द मुलव्विस थे, तो हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत इन 3 मुसलमानों को वापस आने का डिक्लेरेशन क्यों नहीं देती और इनको इजाज़त क्यों नहीं देती कि वो अपने शहर में और अपने घर वालों के साथ आकर के ज़िंदगी बिताए। पुलिस की स्टोरी यह है कि इन गिरफ्तार नौजवानों ने हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़ साजिश की, लोगों को हुकूमत हिंद की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भड़काया, वर्गलाया। ये लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करने की साजिशें करते रहे। ये लोग गैरकानूनी सरगर्मियों के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करते रहे। ये लोग पूरी रियासत में इन बम धमाकों के ज़रिए फसादात करवाना चाहते थे और इसी मकसद के हुसूल के लिए उनमें से एक मोहम्मद अली आलम शेख छुपते छुपाते पाकिस्तान जाता है और ट्रेनिंग हासिल करता है। पुलिस का ये भी दावा है कि उन्होंने साजिश रचने के लिए बम धमाके किए ताकि इन बम धमाकों के ज़रिए से हिंदुओं और मुसलमानों में फसादात बर्पा हो, वहाँ की हिंदू मुस्लिम तहज़ीब को, हिंदू मुस्लिम फ़िज़ा को ख़राब किया जाए। इसी मकसद के हुसूल के लिए एक मीटिंग मालेगांव में की जाती है और एक मीटिंग बम्बई में की जाती है। पुलिस का कहना है कि नूरुल हुदा शमशुद्दोहा की शादी के मौके पर मई 2006 में एक मीटिंग मालेगांव में की जाती है, जिनमें ये तमाम मुलज़िमीन शरीक होते हैं और तय करते हैं कि मालेगांव में फसादात करवाने के लिए बम धमाके करवाना ज़रूरी है। इसी मकसद के हुसूल के खातिर पुलिस का ऐसा इल्ज़ाम है कि मोहम्मद अली आलम शेर और आसिफ खान बशीर खान बम्बई से आरडीएक्स और दीगर एक्सप्लोसिव मटेरियल मालेगांव सप्लाई करते हैं। पुलिस का इल्ज़ाम है कि इसी मकसद के खातिर 2 पाकिस्तानी मालेगांव आते हैं। पुलिस का इल्ज़ाम है कि उन 2 पाकिस्तानियों की मदद से ये लोग मालेगांव में बैठकर बम बनाते हैं और मालेगांव के एक गोडाउन में उसे छुपा कर रखते हैं। पुलिस का इल्ज़ाम है कि ऐन शब बारात के दिन जुमा के वक्त ये लोग वो बम ले करके मस्जिदों के अंदर और कब्रिस्तान के अंदर प्लांट करते हैं, धमाके होते हैं और कई लोग हलाक होते हैं। लेकिन धमाके के बावजूद भी वहाँ पर फसादात नहीं होते, इसलिए वो कुछ दिनों के बाद फिर शब्बीर मसीहुल्लाह के गोडाउन में मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में ये तय होता है कि धमाके के बाद भी फसादात नहीं हुए, इसलिए एक और धमाका किया जाना चाहिए। वो नकली बम बनाते हैं और मोहम्मदिया मस्जिद के पास उस नकली बम को नूरुल हुदा शमशुल हुदा के ज़रिए प्लांट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम फ़साद हो और मोहम्मदिया मस्जिद का इंतखाब इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मिक्स लोकेलिटी में ये मस्जिद वाक़ है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये तासुर दिया जाए कि पहले के तो 3 धमाके हैं वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने किए हैं। सवाल ये है कि अगर ये धमाके मुसलमानों ने किए थे और ये इम्प्रेशन देना चाहते थे कि ये धमाके हिंदुओं ने किए हैं, तो मुसलमानों ने इसके सिलसिले में पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की? क्यों 3 धमाकों के बाद चौथा नकली धमाका हिंदू मुस्लिम मिक्स लोकेलिटी में रखा गया है? पहले के 3 धमाके ही हिंदू मुस्लिम मिक्स लोकेलिटी में क्यों नहीं रखे गए? और उससे बड़ा सवाल यह है कि फसादात कराना अगर वो चाहते थे तो ये बात जज ने भी लिखी है अपने जजमेंट के अंदर, अगर ये लोग फसादात करवाना चाहते थे तो वो शब बारात के दिन और जुमा के मौके से बम ब्लास्ट नहीं करते, बल्कि उससे कुछ दिन पहले गणपति का त्यौहार गुजर चुका है, गणपति के मौके से वो बम ब्लास्ट कर सकते थे ताकि पूरे मालेगांव में और रियासत में फसादात हो। ये सारी स्टोरी इस बात की शहादत है कि ये धमाके मुसलमानों ने नहीं किए हैं, बल्कि ये पूरी स्टोरी एटीएस ने अपने जहन से उपज की है। दूसरा अहम सवाल ये है कि मुल्क में फसादात कौन चाहता है? आज़ादी के बाद से हज़ारों फसादात हिंदू मुस्लिम के नाम से हुए हैं, बल्कि वो फसादात कम रहे हैं और जेनोसाइड ज़्यादा हुए हैं, जिसमें मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू
और उनके घर और उनकी दुकानों को बर्बाद किया गया है। और मुसलमान कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में फसादात हो, क्योंकि उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है कि मेजॉरिटी में दूसरी कम्युनिटी फ़साद करती है, और नुकसान इसलिए होता है कि फ़साद करने वालों की पुष्टपनाही पुलिस करती है। तो धमाके करके आखिर क्यों मुसलमान फ़सादात चाहेंगे, ये बात अक्ल को कबूल नहीं होती। अगर धमाका करना ही मकसद था तो उनको असली बम धमाके करने की क्या ज़रूरत थी, और अपने ही मुस्लिम 31 भाइयों को मारने की क्या ज़रूरत थी। वो नकली धमाके करके भी अपने मकसद को हासिल कर सकते थे। हालांकि असली बम धमाका करने के बावजूद भी वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सके। दूसरी बात ये कि 3 धमाके करने के बाद भी अगर फसादात नहीं हुए तो आगे मीटिंग में ये तय होना चाहिए था कि 6 और 12 धमाके करेंगे, ताकि ज़्यादा बड़े पैमाने पर फसादात हो। लेकिन तय ये किया जाता है कि हम एक धमाका, एक बम रखेंगे, वो भी नकली। तो इस तरह की स्टोरी ये एटीएस के अफसरान की तरफ से सामने आई है, जो कि बिल्कुल भी गलत और बेबुनियाद है।